हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, कल हमने सेकेंड यूनिट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर एकाधिकारी प्रतियोगिता इस चैप्टर को हमने शुरू किया था और हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या होती है और इसमें क्या फीचर्स होते हैं, कल की क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन होती है। एक्चुअल सिचुएशन कैसे है? हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा, हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा। ना तो एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, ना मोनोपोली की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। एक्चुअल में जो सिचुएशन मार्केट में देखने को मिलती है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? ये बाजार की वो सिचुएशन है जिसमें किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स मार्केट में मिलते हैं और हर सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से किसी ना किसी प्रकार से अलग होता है और ये जो प्रोडक्ट होते हैं एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मार्केट में साबुन है, कई कंपनीज साबुन बना रही हैं, आपको लक्स भी साबुन मिल जाएगा, सिंथॉल भी मिल जाएगा, लाइफ बॉय भी मिल जाएगा, हमाम भी मिल जाएगा। तो साबुन बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं और उनके द्वारा जो साबुन बनाया जाता है वो एक दूसरे से उनका ब्रांड नेम अलग अलग है। देखो सभी साबुन के नाम अलग है, ट्रेडमार्क सभी का अलग है, सभी के साबुन में जो क्वालिटी है उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनका रंग अगर हम कलर देखें तो कलर भी अलग हो सकता है, उनकी पैकिंग देखें तो पैकिंग भी अलग होती है। इसी को तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसी को हम वस्तु विभेद कहते हैं, वस्तु विभिन्नता कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यानी कि वस्तु विभिन्नता है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक मेन फीचर है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, ये उल्टा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे उल्टा दिखाई दे रहा है? हाँ मैम। तो एक मिनट जरा होल्ड कीजिए जरा मैम। एक मिनट वेट कीजिए आप। हेलो हेलो, हाँ जी, अब कैसे दिखाई दे रहे हैं? मैम अभी भी उल्टा है। हमारे मेरे पास तो सीधा आ रहा है। मैम अभी भी उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है। आप वहां से उल्टा करके लेटे मारेगा। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, अगर ये उल्टा दिख रहा है तो आप मोबाइल अपना उल्टा करके देख लो, मेरे पास तो सीधा ही आ रहा है। ओके मैम। आप अपना मोबाइल उल्टा कर लो। ओके मैम। ठीक है, वो अपने सीधा दिखेगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा मुझे कुछ रीजन नहीं लग रहा, मुझे तो सीधा ही दिखाई दे रहा और ऐसा लग नहीं रहा कि उल्टे का रीजन क्या है, आपको क्यों दिख रहा है। तो कर लिया ना आपने मोबाइल उल्टा? मैम उल्टा करने पे सीधा दिख रहा है। हाँ, उल्टे करने पे सीधा दिख रहा है ना, तो ठीक है। अब मैम आप उल्टा दिख देखिए, रहा है। उल्टा करने पे
मैम छोटा दिख रहा है। उल्टा करने पे छोटा दिख रहा है। यस मैम। रोटेट हो जाता है मैम, घूम जाता है वो। घूम जाता है। यस मैम। मैम सही दिख रहा है। ठीक दिख रहा है। यस मैम। यस मैम ठीक दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं आगे। देखिए कल मैंने ये आपका चैप्टर आपने सबने बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड यूनिट है इसमें 2 चैप्टर हैं। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का चैप्टर है और दूसरा ओलिगोपोली का है। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के चैप्टर में से क्वेश्चन होगा और दूसरा ओलिगोपोली में से होगा, अल्पाधिकार में से होगा। तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली दूसरे चैप्टर से इजी है, ओलिगोपोली से भी इजी है। तो इसको आपने सभी ने अच्छे से याद करना है। तो मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स बताए थे। आपको बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो मेन फीचर होता है ना, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। हर विक्रेता की वस्तु, हर सेलर की वस्तु दूसरे सेलर से किसी ना किसी प्रकार से अलग होती है। क्वालिटी में, रंग में, ब्रांड नेम, पैकिंग अलग मिलती है। ये इसका मेन फीचर। कल मैंने इसके और क्या फीचर्स हैं वो आपको बताए थे। आज हम उसके बाद पढ़ेंगे, आगे का काम करेंगे। हमने पढ़ना है इसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता में मांग तथा लागत, डिमांड एंड कॉस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व किस तरीके का होता है और कॉस्ट कर्व इसमें किस तरीके का होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है ये मोर इलास्टिक यानी कि अधिक लोचदार होता है। मोर इलास्टिक या अधिक लोचदार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर वस्तु की कीमत ज्यादा रखेगा तो वस्तु की डिमांड मार्केट में कम होगी। मोर इलास्टिक का ये मतलब है। अगर वस्तु की कीमत वो ज्यादा रखेगा तो डिमांड कम होगी, और यदि वो वस्तु की कीमत कम रखेगा तो डिमांड ज्यादा होगी। मोर इलास्टिक का मतलब ये है। तो आपको पता चला कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व मोर इलास्टिक, ज्यादा या अधिक लोचदार होता है। तो डिमांड कर्व की शेप कैसे होती है ये हमने डायग्राम से समझना है। एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है और वाई एक्सिस पर हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया है। तो इसकी शेप कैसे होती है? ये शेप इसकी इस तरह से होती है। ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू और ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। हमने मोनोपोली की सिचुएशन में भी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे डाला था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू डालने में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? ये मैं आपको बता रही हूँ, ये ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये मोनोपोली का मैं बता रही हूँ और ये जो मैंने डाला है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डाला है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मैंने डाला है, ठीक है। मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होता है? उसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा झुका हुआ होता है। ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा उठा हुआ है, लेकिन मोनोपोली में थोड़ा झुका हुआ है। मोनोपोली में थोड़ा झुका हुआ है। हाँ जी, बात समझ में आई आपको? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू डालने का डिफरेंस है। हेलो, यस मैम। यस मैम। तो ये जो थोड़ा उठा हुआ है ना, मोनोपोली में थोड़ा झुका होता है, यही डिफरेंस है। ये थोड़ा उठा हुआ है तो इसका मतलब है कि डिमांड मोर इलास्टिक है, मांग अधिक लोचदार है। अगर प्रोड्यूसर अपने वस्तु की कीमत ज्यादा रखेगा तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, मंडी तो कीमत कम रखेगा तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा। तो ये पेपर थोड़ा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा उठा हुआ डालना, झुका हुआ नहीं डालना, ऐसा मोनोपोली में होगा। दूसरा इसमें आता है कॉस्ट कर्व यानी कि लागत वक्र। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में जो कॉस्ट कर्व है, कॉस्ट कर्व का मतलब है, हाँ जी, कॉस्ट कर्व का मतलब है चाहे वो एवरेज कॉस्ट है, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट है, चाहे वो सेलिंग कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट कर्व है वो यू शेप में होगा। कोई भी कॉस्ट का हो, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, सेलिंग कॉस्ट का हो, वो सभी यू शेप में हो। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि वस्तु विभेद। आवाज नहीं भी, डिस्टर्बेंस नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि वस्तु विभेद। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के लिए आपने याद करना है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ जी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता क्या है?
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये एक मेन फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर प्रोड्यूसर की वस्तु दूसरे प्रोड्यूसर से किसी ना किसी प्रकार से अलग होती है, चाहे वो रंग से अलग हो, क्वालिटी से अलग हो, पैकिंग से अलग हो, नाम से अलग हो। प्रोड्यूसर की वस्तु किसी ना किसी प्रकार से प्रोड्यूसर की वस्तु दूसरे प्रोड्यूसर से अलग होती है, इसी को तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब हमने पढ़ना है फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या वस्तु विभेद में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वस्तु विभेद की विशेषता में पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि वस्तु विभेद। हर विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से अलग होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हर सेलर की प्रोडक्ट दूसरे सेलर से अलग होता है। जैसे अभी मैंने बताया, रंग, रूप, आकार, पैकिंग, ट्रेडमार्क से अलग मिलेगा। पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस लाभों को बढ़ाना होता है। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्यों करता है? वस्तु विभेद इसलिए करता है ताकि उसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके और कीमत के निर्धारण पर उसका प्रभाव बढ़ सके, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके ही तो वस्तु की कीमत को बढ़ा लेता है। एक सेलर बायर को कहता है कि मेरा प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बेटर है। तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बताकर ही तो अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ाने में सफल हो जाता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का उद्देश्य ही, प्रोड्यूसर का उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना और वस्तु की कीमत पर अपने प्रभाव को बढ़ाना। ये इसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। तीसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो हमें देखने को मिलता है ये वास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक का मतलब एक्चुअल भी हो सकता है, और दूसरा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम भी हो सकता है। वास्तविक का मतलब कई बार एक्चुअल में हर विक्रेता का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है इसलिए प्राइस अलग होता है, क्वालिटी में फर्क होता है इसलिए प्राइस में फर्क होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होता नहीं है, आर्टिफिशियल डिफरेंस वो बना देते हैं। आर्टिफिशियल डिफरेंस कैसे बना देते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सेम है लेकिन पैकिंग अलग कर देते हैं। पैकिंग अलग करने से प्रोडक्ट थोड़ी चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैकिंग बदल के किया है या नाम बदल के किया है, क्वालिटी तो सेम ही, क्वालिटी में अंतर ही नहीं, पैकिंग बढ़ा दी, बदल दी और कीमत बढ़ा दी। तो ये अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैकिंग को बदल कर किया जाता है तो हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट फीचर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? विक्रेता प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि वस्तु विभेद करके लोगों की विभिन्नता की आवश्यकताओं को पूरा करता है। विभिन्नता की आवश्यकता यानी कि वैरायटी। इसका मतलब ये है कि हर बायर चाहता है कि वो वैरायटी प्रोडक्ट्स को यूज करे, नए नए प्रोडक्ट को यूज करे, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को यूज करके बोर हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट को हम बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करते, कुछ समय यूज करने के बाद हमें लगता है कि प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए। तो अब इस प्रोड्यूसर क्या करता है, उसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर देता है, और उसी प्रोडक्ट में जब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर देता है तो कस्टमर को भी वैरायटी मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है कि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में कुछ चेंज होना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वस्तु विभेद के फीचर्स थे, पढ़ लिया हमने। अब उसके बाद हमने पढ़ना है डेफिनेशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जो चैम्बरलिन ने दी है वो डेफिनेशन हमें याद करनी है। पहले मैं हिंदी में बता रही हूँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। चैम्बरलिन ने क्या कहा है? एक किस्म की वस्तु में विभेद उस समय उत्पन्न होता है जब एक विक्रेता की वस्तु को दूसरे विक्रेता की वस्तु से अलग मानने का कोई महत्वपूर्ण आधार होता है। यानी कि हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कब मानते हैं, वस्तु विभेद कब मानते हैं? जब हमारे पास कोई बेस हो जिससे हमें ये पता चले कि एक प्रोड्यूसर की वस्तु दूसरे प्रोड्यूसर से अलग, तभी तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन माना जाएगा।
यह आधार वास्तविक या कृत्रिम हो सकता है। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन एक्चुअल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। एक्चुअल में, हाँ जी, डिस्टर्बेंस में भी अपने म्यूट कर दो, डिस्टर्बेंस आ रही है। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये एक्चुअल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। कई बार हर प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट में इतनी वेरिएशन नहीं होती है, वो सिर्फ दिखाते हैं, पैकिंग चेंज करके दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे सेलर से डिफरेंट है, जबकि एक्चुअल में होता नहीं। ऐसा भी कई बार होता है, लेकिन कई बार एक्चुअल में डिफरेंस हो भी सकता है। तो प्रोडक्ट में डिफरेंस हो भी सकता है। अगर डिफरेंस है तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। कई बार डिफरेंस होता नहीं है, बनाया जाता है। जैसे सिर्फ पैकिंग बदली है, अंदर से क्वालिटी तो सेम है, तो वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो कहने का मतलब है, चैम्बरलेन ने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ये एक्चुअल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। यानी कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसके फलस्वरूप क्रेता एक उत्पादक की वस्तु को दूसरे उत्पादक से की तुलना में अधिक पसंद करता है, क्योंकि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए कई बार बायर कहता है कि पहले वाले विक्रेता की वस्तु अच्छी नहीं है, दूसरे वाले विक्रेता की वस्तु अच्छी है। कंपैरिजन करता है, बायर कंपैरिजन करता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है, तो उस डिफरेंस के माध्यम से वो बताता है कि किस सेलर का प्रोडक्ट बेटर है। तो चैम्बरलेन ने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को इस तरह से डिफाइन किया है, यही इंग्लिश में है, ए जनरल क्लास ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड if only sufficient basis exists for distinguishing the goods of one dealer from those of another। अगर हम एक डीलर के प्रोडक्ट को दूसरे डीलर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमारे पास कोई बेस होना चाहिए कि किस रीजन से हम एक डीलर के प्रोडक्ट को दूसरे डीलर के प्रोडक्ट से अलग बता रहे हैं। सच ए बेसिस मे बी रियल और आर्टिफिशियल। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये एक्चुअल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। एंड लीड्स टू ए प्रेफरेंस फॉर एनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट and leads to a preference for any variety of product or other। जब प्रोडक्ट में अंतर है, इसी की वजह से तो बायर ये कहता है कि एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट दूसरे प्रोड्यूसर से बेटर है, अच्छा है। तो ये चैम्बरलेन ने डेफिनेशन बताई है, इस डेफिनेशन को याद करना है कि जब हम कहते हैं कि एक डीलर का प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट दूसरे प्रोड्यूसर से बेटर है, तो हम उसको कहेंगे कि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, और इसी वजह से बायर एक डीलर के प्रोडक्ट को दूसरे डीलर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करता है। तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या वस्तु विभेद। आगे हमने पढ़ना है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड डिमांड कर्व, वस्तु विभेद एवं मांग वक्र। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण आपको पता है कि हर डीलर हर प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। इसी के कारण क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व की नेगेटिव स्लोप होती है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था डिमांड कर्व। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू है ना, यही डिमांड कर्व है। एवरेज रेवेन्यू को ओब्लिक हम डी भी कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू ही डिमांड होता है। तो इसकी स्लोप नेगेटिव कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव स्लोप है, ऋणात्मक इसकी ढलान। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की सिचुएशन में डिमांड कर्व की नेगेटिव स्लोप होती है, यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू जिसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मोनोपोलिस्ट वस्तु की कीमत ज्यादा लेगा तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकेगा, और अगर वो वस्तु की कीमत कम लेगा तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकेगा। अब हमने पढ़ना है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि वस्तु विभेद एवं संतुलन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का इक्विलिब्रियम, फर्म के इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि दो वस्तुओं का एक प्रोड्यूसर उत्पादन करता है। प्रोड्यूसर ने दो वस्तुएं ली हैं, दो वस्तुओं में हम मान के चलते हैं कि एक वस्तु ऐसी है जो कि बेटर क्वालिटी की है और दूसरी वस्तु उससे हल्की क्वालिटी की है, यानी कि एक वस्तु बढ़िया है, दूसरी वस्तु घटिया है। तो अब प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड करना है कि कौन सी किस्म की वस्तु का उत्पादन करे। फर्म ने ये डिसाइड करना है कि कौन सी किस्म की वस्तु का उत्पादन करें
ताकि उसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इसके लिए ये मान लिया जाता है कि उत्पादक या प्रोड्यूसर जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, उस वस्तु का उत्पादन करने पर ही उसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, कीमत ज्यादा मिलेगी और लाभ ज्यादा होगा। हम ये मान के चलते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, उससे कीमत भी उसको ज्यादा मिलेगी और लाभ भी ज्यादा मिलेगा। कैसे कीमत ज्यादा मिलेगी, लाभ ज्यादा मिलेगा, इसको हमने इस डायग्राम से समझना है। तो हम समझ रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इक्विलिब्रियम, वस्तु विभेद एवं संतुलन। एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोड्यूसर दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और उन दो वस्तुओं में से हम ये मान के चल रहे हैं कि उन दो वस्तुओं में से एक वस्तु बढ़िया वस्तु है और दूसरी वस्तु कैसी वस्तु है, दूसरी वस्तु है घटिया वस्तु। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बढ़िया वस्तु है और जो घटिया वस्तु है उसका हम एवरेज कॉस्ट, उसकी हम एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे। एवरेज कॉस्ट किस तरह से ड्रॉ होगी, ये आपको मैंने बताया कि एवरेज कॉस्ट कैसा होता है, यू शेप में होता है। तो ये हमने एवरेज कॉस्ट डाली, ये ए प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट है, औसत लागत है। ये हमारी है जो वो बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी औसत लागत, यानी कि हमने दोनों प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस कितना है। मान लो प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस है ओपी, ओपी मार्केट में प्राइस है, और जब मार्केट में ओपी प्राइस है तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट ले लो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर कितनी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर ए वस्तु का, बीच का पॉइंट ले लो, ए वस्तु का ओक्यू प्रोडक्शन कर रहा है और इसी को जब हमने आगे एक्सटेंड किया, इससे आगे ले लो, प्रोड्यूसर बी वस्तु का OQ1 प्रोडक्शन कर रहा है। ये हम मान के चलते हैं, हमने वस्तु की कीमत ओपी ले ली, लाइन आगे डाल दी, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से लाइन नीचे डाली। हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोड्यूसर ए वस्तु का OQ प्रोडक्शन कर रहा है और यही प्राइस लाइन को आगे एक्सटेंड किया और OQ1 बी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ए वस्तु का प्रोडक्शन करने पर OQ, इसका नाम मान लो बेशक N दे दिया, OQNP, ये इसको कीमत मिल रही है, या OP कीमत कह दो या OQNP कीमत कह दो, एक ही बात। ठीक है, अब ए वस्तु का प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है। आप देखो ये जो लाइन है, ये लाइन कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, ये मैंने आपको बताया एवरेज कॉस्ट है, वस्तु को उत्पादित करने की कॉस्ट है। ए वस्तु को उत्पादित करने का कॉस्ट कब है, बी वस्तु को उत्पादित करने का कॉस्ट कब है। तो ए वस्तु, ये OQ प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, ये लाइन आप देखो ए वस्तु को के कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, ए वस्तु के कॉस्ट को यहाँ कट कर रही है। तो ए वस्तु को प्रोड्यूस करने की लागत कितनी है, इसको मान लो हमने नाम दे दिया आर। ए वस्तु को प्रोड्यूस करने की लागत आती है RQ, या आप कह सकते हो OQR, और इसको मान लो हमने दे दिया T, OQRT कह दो या OT कह दो, ठीक है, या QR कह दो। तो ए वस्तु को उत्पादित करने की लागत है OQRT, लेकिन ए वस्तु को बेचकर उसको कीमत कितनी मिल रही है, कीमत मिल रही है OQNP। कीमत लागत से कितनी ज्यादा है, PT या TRNP, इतनी कीमत उसको ज्यादा मिल रही है ए वस्तु को बेचकर। तो जितनी कीमत उसको ज्यादा मिल रही है, कॉस्ट से ऊपर जितनी है, वो फायदा ही तो हो गया। तो वो ए वस्तु को बेचकर उसको TRNP प्रॉफिट हो रहा है। अब हम बी वस्तु के बारे में देखें, बी वस्तु का कितना प्रोडक्शन कर रहा है, OQ1 बी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है। ये लाइन देखो, इसकी कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, ये कॉस्ट कब है, कॉस्ट को इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ इतनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इसको बल्कि थोड़ा सा हमें नीचे बनाना चाहिए, थोड़ा सा शेप, क्योंकि दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए, इसलिए मैं इसको ये थोड़ा सा ऐसे बना, ठीक है, ये हमें डिफरेंस क्लियर पता चलेगा। अब बी वस्तु को उत्पादित करने के लिए OQ1 प्रोडक्शन किया जा रहा है। आप देखो इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो लागत कितनी होगी OQ, और इसका नाम बेशक दे दो आप S, और यहाँ से यहाँ लाइन डाल दो
एस और मान लो इसका नाम हमने दे दिया एस और एम, ठीक है, OQSM, इतनी इसकी कॉस्ट आ रही है बी वस्तु को प्रोड्यूस करने की। लेकिन बी वस्तु को मार्केट में बेचकर उसको कितनी कीमत मिल रही है? कीमत तो OP है ना, तो OQ, इसका नाम आपने दे दिया बी, OQBP, बी वस्तु को बेचकर OQBP इतनी कीमत मिल रही है, लेकिन लागत तो OQ1SM है, लागत कम है, कीमत ज्यादा मिल रही है। तो ये जो सारा एरिया हो जाएगा, ये बी वस्तु को उत्पादित करने पर उसको फायदा मिल रहा है। तो आप देखो, ए वस्तु को उत्पादित करने का फायदा तो सिर्फ इतना ही है, ये वाला पोर्शन ही है, लेकिन बी वस्तु को उत्पादित करने का फायदा, उसको प्रोड्यूस करने पर फायदा हो रहा है MSBP। तो कहने का मतलब है बी वस्तु का प्रोडक्शन करने पर उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, ए वस्तु का प्रोडक्शन करने पर उसको प्रॉफिट कम हो रहे हैं। अब उसने ये डिसीजन लेना है कि कौन सी वस्तु को प्रोड्यूस करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसको बी वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि बी वस्तु का प्रोडक्शन करने पर उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी दोनों की अलग अलग, ए और बी दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग है। ए प्रोडक्ट थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, इसलिए उसका कॉस्ट कम नीचे है। बी प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का है, इसलिए उसका कॉस्ट कम ऊपर है। जितना बढ़िया प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्ट भी तो थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये ए प्रोडक्ट की क्वालिटी हल्की है, इसलिए उसका कॉस्ट कम नीचे है। बी प्रोडक्ट का क्योंकि उससे बेटर है, उसका कॉस्ट कम ऊपर है। तो अब प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड करना है कि वो ए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे कि बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे कि उसके प्रॉफिट मैक्सिमम। तो हमें इससे ये पता चलता है क्योंकि बी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, तो लोग बी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे। अगर वो बी प्रोडक्ट को बनाता है और बेचता है तो उसको प्रॉफिट उसमें ज्यादा होगा। अब हमने ये पढ़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इक्विलिब्रियम। हेलो, हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर यस मैम। बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसे बी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए। कंप्लीट हो गया। ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है फॉर 2 मार्क्स। अब हम नेक्स्ट हेडिंग करने जा रहे हैं, 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? एकाधिकारी प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है? हाउ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत संतुलन का निर्धारण कैसे होता है? विस्तृत रूप से व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से, डायग्राम भी सिंपल है, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एग्जाम का ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो हम कर रहे हैं 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाँ जी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको पता है कि वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं। इन फर्मों को हम किसके नाम से जानते हैं? समूह, ग्रुप के नाम से जानते हैं। जब आपने फर्म के बारे में पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था, जब फर्म वाला चैप्टर पढ़ा था, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म पढ़ा था, आपने उसमें ये पढ़ा था कि जो फर्मों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन वो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम ग्रुप के नाम से जानते हैं, समूह के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्री नहीं कहते। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है ऐसा। तो हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम फर्म और समूह, ग्रुप का इक्विलिब्रियम किस तरह से डिटरमिन होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है वो भी पढ़ेंगे, ग्रुप का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का संतुलन। फिर उसके बाद हम ग्रुप के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्म के संतुलन को हम 2 पीरियड में पढ़ेंगे, 2 अवधि में पढ़ेंगे, 2 पीरियड में पढ़ेंगे। एक शॉर्ट पीरियड में, अल्पकाल में फर्म का संतुलन पढ़ेंगे, दूसरा लॉन्ग पीरियड में, दीर्घकाल में हम फर्म का संतुलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट पीरियड में फर्म का संतुलन, यानी कि शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारी प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन। शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्टिक या फर्म को, शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट या फर्म को उस समय संतुलन होता है, या शॉर्ट पीरियड में वो जब वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होगा, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो
तो दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी। दो कंडीशन कौन सी पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। यही कंडीशन आपने देखो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ी थी, यही कंडीशन आपने मोनोपोली में पढ़ी थी, और यही कंडीशन आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन तीनों में ही सेम। शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट को संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना है। संतुलन पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। जहां ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी वहां पर वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पर होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। शॉर्ट पीरियड में फर्म को तीन सिचुएशन प्राप्त हो सकती है। तीन सिचुएशन शॉर्ट पीरियड में क्या हो सकती हैं? शॉर्ट पीरियड में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। यही बात आपने मोनोपोली में पढ़ी थी, यही आपने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, और यही आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ रहे हो। सिर्फ डायग्राम बनाने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, यानी कि असामान्य लाभ हो सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ हो सकता है। लॉसेस यानी कि हानियां भी हो सकती हैं। अब इन तीनों सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि असामान्य लाभ। देखो असामान्य लाभ का डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे असामान्य लाभ होंगे? एक्स एक्सिस पर हमने लेना है आउटपुट और वाई एक्सिस पर हमने लेना है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सबसे बड़ी बात है, ये ध्यान रखना है, उठा हुआ बनाना है, झुका हुआ नहीं बनाना। अगर आप ये झुका हुआ बना दोगे थोड़ा तो वो मोनोपोली का डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा झुका हुआ होता है। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस मैम। यस मैम। यस ये मैम। उठा हुआ Yes, बनाना ma'am. है, झुका हुआ मत बना देना, वो गलत हो जाएगा। आपने मोनोपोलिस्टिक उठा हुआ। कंपटीशन का ये थोड़ा उठा हुआ बनाना है। तो ये एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ये आपने मार्जिनल कॉस्ट डाली। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन। पहली कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। तो अब आप देखो कि ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट पे के बराबर कहाँ है? यहाँ पर बराबर है। यहाँ से लाइन आपने नीचे की तरफ डाल दी और यही लाइन आपने आगे एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर दी। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, यहाँ से लाइन नीचे आपने कर दी, इसी लाइन को एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर दी। अब देखो ये OQ प्रोडक्शन हो रहा है। इस OQ प्रोडक्शन पर आप देखो कि OQ प्रोडक्शन पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है। OQ प्रोडक्शन पर ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। इसका नाम मान लो हमने दे दिया A। OQ प्रोडक्शन पर एवरेज रेवेन्यू है A की। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं एट OQ प्रोडक्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू AQ। ये AQ एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, फिर OQ प्रोडक्शन पर एवरेज कॉस्ट कितनी है ये हमने देखनी है। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है? क्योंकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, असामान्य लाभ की बात कर रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब आप देखो OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है? एवरेज कॉस्ट तो एवरेज रेवेन्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। हमारी एवरेज रेवेन्यू AQ है, तो एवरेज कॉस्ट तो AQ से कम होनी चाहिए। इसलिए इस पॉइंट से नीचे आपने एवरेज कॉस्ट पर ड्रॉ करना है, तभी कॉस्ट नीचे होगी रेवेन्यू ऊपर होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से नीचे कहीं भी आप ऐसे एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ कर दो। ये एवरेज कॉस्ट हमने डाल, A से नीचे होना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर और A से नीचे बीच में कहीं भी एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ कर दो। OQ प्रोडक्शन करने पर आप देखो अब एवरेज कॉस्ट कितनी है? ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है। इसका नाम हमने दे दिया B। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है? ये यहाँ कट कर रही है, यानी कि BQ। यही लिख रहे हैं एट OQ प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट कितनी है हमारी? BQ। BQ हमारी एवरेज कॉस्ट है। ठीक है,
तो एवरेज रेवेन्यू ए क्यू, एवरेज कॉस्ट बी क्यू, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू हमें क्या पता चल रहा है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू हमारी ए क्यू है और एवरेज कॉस्ट हमारी बी क्यू है। ए क्यू इज ग्रेटर देन बी क्यू, ए क्यू ऊपर है, बी क्यू से नीचे है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना ए क्यू और बी क्यू का डिफरेंस ए बी, ये ए बी हमारा कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ये जो हिस्सा है ए बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ए बी इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस मैम। यस Yes, मैम। मुश्किल तो नहीं है? प्रैक्टिस इसकी करनी है। हाँ जी, प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब आपको मैं बता रही हूँ कि शॉर्ट पीरियड में मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। सेकेंड, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है। सामान्य लाभ का डायग्राम देखो कैसे बनेगा, आवाज नहीं, डिस्टरबेंस नहीं। ये देखो एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया आउटपुट, वाई एक्सिस पर हमने लिया रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये एवरेज रेवेन्यू लाइन हमने डाली और मार्जिनल रेवेन्यू उठी हुई डाली है, झुकी हुई नहीं डालनी है, क्योंकि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में डायग्राम बना रहे हैं। अब आपने डालनी है मार्जिनल कॉस्ट को। इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो कहां पर सेटिस्फाई हो रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहां कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। ये इक्विलिब्रियम और नीचे से भी कट कर रही है। दूसरा कंडीशन यही है ना, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, तो ये नीचे से ही काट रही है। ऐसे डायग्राम हम मार्जिनल कॉस्ट डालते हैं, नीचे से काट रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी, इसी को आपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर, ठीक है। ओ क्यू प्रोडक्शन हो गया। इस ओ क्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ये लाइन देखो एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। इसका नाम हमने दे दिया ए, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं एट ओ क्यू प्रोडक्शन, एट ओ क्यू प्रोडक्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू ए क्यू, ठीक है। हम अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, हमने दोनों को बराबर करना है। तो ओ क्यू प्रोडक्शन के ऊपर एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना है, ए क्यू। अब एवरेज कॉस्ट भी तो हमें इतनी ही लेनी है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो तब होगा जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होगी। तो एवरेज रेवेन्यू क्योंकि ए क्यू है तो हमें एवरेज कॉस्ट भी ए क्यू ही लेनी है। तो इसका मतलब है हमें इसी पॉइंट के ऊपर एवरेज कॉस्ट का बनाना होगा, तभी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होगी। इसी पॉइंट को टच करता हुआ, इसी पॉइंट को आपने टच करता हुआ एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ कर देना है। ये हमारा हो गया एवरेज, ए पॉइंट को टच करता हुआ आपने एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इस अब ओ क्यू प्रोडक्शन के ऊपर एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये देखो लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यही ए पॉइंट पे ही कट कर रही है। तो हम लिखेंगे फिर वही एट ओ क्यू प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, ये भी ए क्यू है, एवरेज रेवेन्यू भी ए क्यू है, एवरेज कॉस्ट भी ए क्यू है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू, दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। हाँ जी, समझ में आया? हेलो, यस मैम। यस मैम। हमने पढ़ लिया नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ना है, नेक्स्ट है मिनिमम लॉस। मोनोपोलिस्टिक को, सॉरी मोनोपोलिस्ट को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट पीरियड में मिनिमम लॉस भी हो सकता है, न्यूनतम हानि भी हो सकती है। मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि कैसे होगी, इसके लिए डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस पर आउटपुट और ये हो गया हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपने लाइन डाली एवरेज रेवेन्यू लाइन, ये आपने लाइन डाली मार्जिनल रेवेन्यू लाइन,
ये आपने डाली मार्जिनल कॉस्ट। तो अब आप देखिए कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पूरी हो रही? दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। तो देखो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कहाँ है? यहाँ बराबर है। और दूसरी कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए। ऐसे डायग्राम बना तो नीचे से ही काट रही। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से लाइन आपने नीचे की तरफ डालनी है आउटपुट की तरफ, और यही लाइन को आपने एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर देना। OQ प्रोडक्शन हो रहा है, OQ प्रोडक्शन पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है? ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, इसका नाम मान लो हमने A दे दिया। OQ प्रोडक्शन पर एवरेज रेवेन्यू हमारा है AQ। AQ हमारा है एवरेज रेवेन्यू। OQ प्रोडक्शन पर एवरेज रेवेन्यू हमारा है AQ। ठीक है। तो अब देखो एवरेज कॉस्ट कब हमने ड्रॉ करना है, और पॉइंट हम ले रहे हैं मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस कब होता है? मिनिमम लॉस तो तब होता है व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। आय हमें कम हो रही है, लागत हमारी ज्यादा है। एवरेज रेवेन्यू इज व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, देन देयर विल बी लॉस, वो हमारा लॉस होगा। ठीक है, ये हमने डायग्राम से बनाना है कि लॉस हमारा कैसे होगा। अब आप देखो OQ प्रोडक्शन पर हम देखें हमारी एवरेज रेवेन्यू कितनी है एट OQ प्रोडक्शन। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, इस OQ प्रोडक्शन पे एवरेज रेवेन्यू, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू AQ। फिर हमने देखना है एवरेज कॉस्ट कितनी है एट OQ प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, अब हमारी कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगी, तभी तो हमारा लॉस होगा। तो रेवेन्यू तो AQ है, तो इसका मतलब कॉस्ट इस A पॉइंट से ऊपर बनानी है, तभी हमारा लॉस आएगा। तो इस A पॉइंट से ऊपर आपने क्या कर देना है? एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ कर देना है, क्योंकि हमने लॉस शो करना है ना। लॉस तो तब होगा जब कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो। ठीक है, तो हमने इस A पॉइंट से ऊपर एवरेज कॉस्ट का बना दिया। अब इसी पॉइंट को, इसी लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, इसी को हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से हम ये कर्व आगे और एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमने आगे की तरफ इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखो इस OQ प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट कितनी आती है? ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है? यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। इसका नाम हमने दे दिया B। एट OQ प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, OQ प्रोडक्शन के ऊपर एवरेज कॉस्ट ये BQ है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू BQ। कॉस्ट हमारी है BQ, रेवेन्यू हमारा है AQ, यानी कि कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? AB, इतना डिफरेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है। BA या AB कह दो, रेवेन्यू से कॉस्ट AB ज्यादा है। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, और AB ज्यादा है। कॉस्ट AB रेवेन्यू से ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने लाइन डाली है, ये हमारा कहलाएगा लॉस, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। ठीक है, ये कहलाएगा लॉस। यानी कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि AQ इज लेस देन BQ। कितना लेस है? ये AB के बराबर लेस है। ये जो AB है ये हमारा कहलाएगा लॉस। अब देखो एक बात इसमें और है कि क्या एक मोनोपोलिस्ट लॉस के ऊपर प्रोडक्शन करेगा? मोनोपोलिस्ट लॉस के ऊपर प्रोडक्शन तब तक करता रहेगा अगर उसको प्रोडक्शन करने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर अगर उसकी हो रही है, तो वो प्रोडक्शन करता रहेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? कि जो प्रोडक्शन करने के लिए हम मटेरियल का खर्चा करते हैं, लेबर का खर्चा करते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना लेबर का खर्चा ज्यादा आएगा। तो मटेरियल लेबर का खर्चा हमारा वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं कुछ हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है और कुछ हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट हमारी कौन सी होती है? जैसे हमने जो वर्कर लगा रखे हैं परमानेंट काम के ऊपर, उनको हमें सैलरी तो देनी है, चाहे हम उनसे काम करवाएं या ना करवाएं, सैलरी तो देनी पड़ेगी क्योंकि परमानेंट वर्कर है। इसी तरह से अगर हमने प्रोडक्शन करने के लिए बिल्डिंग को रेंट के ऊपर लिया है, और बिल्डिंग का रेंट तो हमें देना पड़ेगा चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें। इसी तरह से अगर हमने प्रोडक्शन करने के लिए बिल्डिंग को रेंट के ऊपर लिया है, और बिल्डिंग का रेंट तो हमें देना पड़ेगा चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें।
तो ये जो बिल्डिंग का रेंट है, परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन ना भी हो, हमें इस फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो उठाना ही पड़ता है। तो अगर मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में अगर उसके प्रोडक्शन करने की वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, फिक्स कॉस्ट चाहे ना भी कवर हो रही हो, लेकिन अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो वो प्रोडक्शन करता रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का खर्चा तो उसको तब भी उठाना पड़ेगा अगर प्रोडक्शन वो ना भी करे। परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी, बिल्डिंग का रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे जीरो प्रोडक्शन हो तो भी देना पड़ेगा। तो वो क्या देखेगा, सिर्फ ये देखेगा कि क्या उसकी प्रोडक्शन करने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। अब देखो यहाँ पर OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ये एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू लाइन है ना, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को इस पॉइंट पे टच कर दी, तो हम कहेंगे OQ प्रोडक्शन करने की एवरेज रेवेन्यू है 1। तो जितनी हमें एवरेज रेवेन्यू मिल रही है ना, इतनी ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो वो प्रोडक्शन अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी तो वो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। प्रोडक्शन को वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो हमने इसी ए पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इस पॉइंट को टच करता हुआ हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ड्रा देना है। तो OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, एवरेज रेवेन्यू एक ही है, AQ है, और OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो भी AQ है। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर है, तो वो प्रोडक्शन क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा, बंद नहीं करेगा। उसको यहाँ पर जो हानि हो रही है ना, वो हानि कौन सी हो रही है, बंदी लागत की हानि हो रही है, फिक्स कॉस्ट की हानि हो रही है। बंदी लागत कैसे होगी, देखो ये जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है ना, ये इसका मतलब ये डिफरेंस ये फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो उसको लॉस हो रहा है ना AB, ये फिक्स कॉस्ट का लॉस है, यहाँ जो उसका लॉस है ना, ये फिक्स कॉस्ट का लॉस है उसका। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ये आपकी टोटल एवरेज कॉस्ट इतनी है BQ, ठीक है, और प्रोडक्शन करने पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी AQ है। ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस AB है ना, ये आपकी फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है, ये फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन करने पर देखो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट टोटल हमारी है BQ हमारी एवरेज कॉस्ट है, ये टोटल एवरेज कॉस्ट है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी AQ। तो BQ और AQ का डिफरेंस क्या हुआ, AB। ये हमारी AB जो है ना, ये फिक्स कॉस्ट, इस लॉस को वो बियर कर लेगा। ये जो लॉस है ना हमारा फिक्स कॉस्ट का लॉस, इसको वो बियर कर लेगा। उसकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा और फिक्स कॉस्ट का लॉस को वो बियर कर लेगा। तो आपको मैंने बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट को या फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। तीनों को हमने डायग्राम से समझ लिया। एक छोटी सी बात इसमें और रह गई है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन। हमने शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, अब हम लॉन्ग पीरियड का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपको पता है कि लॉन्ग रन में फर्म डिमांड जितनी मार्केट में होती है उसी के अनुसार उत्पादन को बढ़ा सकती है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड तो 1 साल से भी ज्यादा का समय होता है, 1 साल से ज्यादा का समय है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो मोनोपोलिस्ट या एकाधिकारी क्या करता है, नई मशीनें लगाकर प्रोडक्शन और भी बढ़ा सकता है। लॉन्ग पीरियड में मार्केट में नई फर्में भी प्रवेश कर जाती हैं और फर्में भी मार्केट में आ जाती हैं। कोई पुरानी फर्म है वो मार्केट को छोड़कर जाना चाहे तो वो मार्केट को छोड़कर भी जा सकती है। लॉन्ग पीरियड में फर्म इक्विलिब्रियम की स्टेज पे कहाँ होगी, कंडीशन तो वही है जो आपने पहले पढ़ी है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट लिखना था, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए। कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो दोनों सेम है जैसे हमने शॉर्ट पीरियड में पढ़ा था। तो लॉन्ग रन में ये याद रखना है कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होती है। लॉन्ग पीरियड में फर्म कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकती है। लॉन्ग पीरियड में फर्म कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर सकती।
क्योंकि अगर फर्म को लॉन्ग पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर और फर्में भी मार्केट में आएंगी, वो भी प्रोडक्शन करेंगी, वो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करना चाहेंगी। जब और फर्में मार्केट में आके प्रोडक्शन करेंगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाती है फिर दोबारा से क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर दोबारा से वही नॉर्मल प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग पीरियड में कभी भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर पाएगी। आप देखो आपकी किताब में एक्सप्लेनेशन में बहुत पूरा 1 पेज लिखा हुआ है, लेकिन उसी 1 पेज को मैंने कितना ब्रीफ में बता दिया। जो डायग्राम बना रहे हो, जैसे बना रहे हो, आपने उसी तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी। जब आप किताब में पढ़ोगे आपको लगेगा ये देखो 1 पेज है, आपको मैंने 10 लाइनों में बता दी। तो जैसा डायग्राम बना रहे हैं आपने वैसा लिख देना। जो मैंने ऊपर बताया कि लॉन्ग पीरियड में किसी भी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि जब लॉन्ग पीरियड है हम जितनी मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग पीरियड में और भी कई फर्में मार्केट में आ जाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो वस्तु की कीमत फिर से कम हो जाती है। तो इसलिए लॉन्ग पीरियड में कभी भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर ही नहीं सकती, उसको हमेशा लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे। तो अब हमने क्या करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाते हैं। जो डायग्राम हमने नॉर्मल प्रॉफिट का ऊपर बनाया था वैसा ही बनना है। ये आपकी एवरेज रेवेन्यू लाइन हो गई, ये आपकी हो गई मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, ये आपकी है मार्जिनल कॉस्ट। ये उठा हुआ बनाना है, ये याद रखना है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा उठा हुआ। अब देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ही कट कर रही है, हमने मार्जिनल कॉस्ट ऐसे डाली, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ से लाइन नीचे डाला, इसी पॉइंट को आपने इसी को आपने आगे एक्सटेंड कर दिया। OQ प्रोडक्शन है, OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। OQ प्रोडक्शन होने पर एवरेज रेवेन्यू है AQ। इस OQ प्रोडक्शन करने पर आप देखो एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये पहले हम ये लिखते हैं, एट OQ प्रोडक्शन एवरेज रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू एट OQ प्रोडक्शन, एट OQ प्रोडक्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू AQ, ठीक है। फिर एट OQ प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट कितनी है, कितनी होगी, जितनी रेवेन्यू होती है अगर उतना ही कॉस्ट होता है तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होती है, तो एवरेज कॉस्ट भी तो हमें उतनी ही करनी है जितनी एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू AQ है तो एवरेज कॉस्ट भी हमें AQ लेनी है। तो कहने का मतलब है ए पॉइंट के ऊपर ही हमें एवरेज कॉस्ट कर्व, ए पॉइंट पर ही हमें एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ। OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है AQ, एवरेज रेवेन्यू हमारी कितनी है, एवरेज रेवेन्यू भी हमारी है AQ, दोनों बराबर है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि AQ इज इक्वल टू AQ, इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट हमें नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होती है। तो ये हमने पढ़ा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसके साथ ही हमारा जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो। इसको 16 मार्क्स के लिए आपने बहुत अच्छे से याद करना है। कल मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजने भूल गई थी, मैं आज आपको भेजूंगी, जो पीछे के 2 चैप्टर्स हैं आज मैं आपको भेजूंगी। तो ये 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपने याद करना है। 2 नंबर के लिए आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में से याद करना। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। डायग्राम की आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, पहले आप डायग्राम समझो, फिर किताब बंद करके आपने डायग्राम बना के देखना आपका डायग्राम सही बनता है या नहीं बनता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। हेलो मैम, हेलो हाँ जी मैम, बोलो। हाँ जी मैम एक बोलिए। बार सुपर प्रॉफिट बताना एक बार दोबारा डायग्राम से। सुपर प्रॉफिट, हाँ जी देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हाँ मैम। कैसे होता है। हाँ जी एक मिनट, हाँ जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, मैं दोबारा से ही बना के दिखा देती हूँ इस पेज के ऊपर कैसे मैंने बनाया था सुपर हाँ मैम। नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखिए
देखिए मैं दोबारा बना रही हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पर हमने लेना है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका है मार्जिनल रेवेन्यू। उठा हुआ बनाना है, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन है। मोनोपोली में थोड़ा झुका हुआ होता है, डायग्राम उसमें भी सेम है, लेकिन सिर्फ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डालने का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है मोनोपोली में भी। अब देखो ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कंडीशन आप देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटनी चाहिए। अब ये देखो, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, दोनों यहाँ कट कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ही काट रही है, ऐसे बन रहा है डायग्राम, नीचे से काट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से आपने क्या करना है, लाइन नीचे डाल देनी है और इसी लाइन को आपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना। ओक्यू प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इस ओक्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है आपको। सबसे पहले ये याद रखना है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होते हैं व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। लॉस कब होता है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। ये आपको याद रखना, तभी तो आप डायग्राम बनाओगे सही। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, ग्रेटर होगी एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, अब आप देखो ओक्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, ये एवरेज रेवेन्यू लाइन है ना, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, इसका नाम मैंने दे दिया ए। ओक्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, ए की, मैं यहाँ लिख रही हूँ एट ओक्यू प्रोडक्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू ए क्यू एवरेज रेवेन्यू है ओक्यू प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एवरेज रेवेन्यू से कम होनी चाहिए ना। एवरेज रेवेन्यू ए क्यू है तो एवरेज कॉस्ट अगर कम होगी तभी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। तो इस ए पॉइंट से नीचे एवरेज कॉस्ट डालनी है आपने, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर लेकिन ए से नीचे, कहीं भी इसके नीचे आप एवरेज कॉस्ट ऐसे डाल, ये एवरेज कॉस्ट डाल। अब देखो ओक्यू प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये लाइन एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, ओक्यू प्रोडक्शन पर ये लाइन देखो एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर वही लिख रही हूँ एट ओक्यू प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, बी क्यू है एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू है ए क्यू, कॉस्ट है बी क्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू हमारी कितनी है ए क्यू, और एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है बी क्यू। ए क्यू इज ग्रेटर देन बी क्यू, ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, ए क्यू इज ग्रेटर देन बी क्यू। कितनी ज्यादा है, ए बी ज्यादा है, इतना हिस्सा ए बी ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन, यानी कि एवरेज को ए क्यू इज ग्रेटर देन बी क्यू, कितनी ज्यादा है, ए बी ज्यादा। ठीक है, ये जो ए बी ज्यादा है ये हमारा कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। हाँ जी, बात समझ में आई है। मैम एक बार और बता दो। एक बार और बता दूं, मैंने बनाया ऐसे, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये देखो, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका एवरेज कॉस्ट, ये आपने मार्जिनल कॉस्ट डाली। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कहाँ इक्विलिब्रियम होता है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपकी सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ है, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, यहाँ कट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। यहाँ से लाइन आपने नीचे डालनी है और यही लाइन आपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड करनी। ठीक है, ये आपका आउटपुट है और ये आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता कब है,
व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये याद होना चाहिए, तभी तो आप डायग्राम सही बनाओगे। ठीक है, एवरेज Yes, ma'am. रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो अब देखो OQ प्रोडक्शन के ऊपर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, इसका नाम आपने दे दिया A। OQ प्रोडक्शन के ऊपर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, ये लाइन यहाँ कट कर रही है, तो हम कहेंगे AQ एवरेज रेवेन्यू। A. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू AQ, सॉरी AQ। फिर आप देखो OQ प्रोडक्शन के ऊपर अब एवरेज कॉस्ट कितनी है, क्योंकि हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, ध्यान रखो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू से कम होगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम होगी, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगी। तो क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट हमें एवरेज रेवेन्यू से कम दिखानी है। तो एवरेज रेवेन्यू तो हमारी AQ है, इससे कम दिखानी है एवरेज कॉस्ट, तो इस A पॉइंट से नीचे एवरेज कॉस्ट डालनी है। A पॉइंट से नीचे हमने ये एवरेज कॉस्ट डाल दी, Yes, ये एवरेज ma'am. कॉस्ट। ठीक है, तो OQ प्रोडक्शन करने पर ये देखो एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। एवरेज OQ प्रोडक्शन करने पर एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये BQ है, यहाँ लिख दिया मैंने एवरेज कॉस्ट हमारी ये BQ, एवरेज कॉस्ट हमारी BQ है, एवरेज रेवेन्यू हमारी AQ है, तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कितनी ज्यादा है, AB ज्यादा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, कितनी ज्यादा है, AB ज्यादा है। ये एवरेज रेवेन्यू है AQ, एवरेज कॉस्ट हमारी BQ है, AB हमारी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। ये जो AB है ना, ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। हाँ जी, बात Yes. समझ में आई, Yes, ma'am. Ma'am. मुश्किल नहीं है, Yes, बहुत आसान, बहुत लॉजिक। बात ये कि डायग्राम बनाते समय लॉजिक ध्यान में रखना है, ये नहीं कि जो लाइन जब मर्जी डाल दो, हर चीज का एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होंगे। ये चीजें याद रख के बनाना है डायग्राम। और लॉस कब होगा, लॉस कब होता है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो लॉस होता है, और उसी हिसाब से डायग्राम बनाते जाओ। ओके मैम। ठीक है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करो, फिर अगर कोई कंफ्यूजन है कल मेरे को फिर बताना। Yes, ठीक है, ma'am. लेकिन प्रैक्टिस आप ओके 2 मैम। बार जरूर करो डायग्राम के बनाने की, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो मैं कल आपको दोबारा बताऊंगी। ठीक है, तो Okay, ma'am. क्वेश्चन को अच्छे से याद करो। ओके मैम। आज के लिए हमारा इतना ही।